राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है इसका ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 में जारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग उम्र सीमा का निर्धारण किया गया, लेकिन बाल कलाकारों के लिए यह सीमा जो है निर्धारित नहीं किया गया है। ये किसी भी आयु के हों बाल कलाकार बन सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति आता है? ये आता है शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसको अनुच्छेद 24 में रखा गया है। दोस्तों जीएस टेस्ट पेपर आप सभी के लिए मैंने सेट किया है। संविधान से संबंधित इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और इन क्वेश्चनों के साथ आपको डिटेल भी मिलेगा, व्याख्या भी मिलेगी। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, चाहे आप केंद्र की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी राज्य की परीक्षा की। अगर उसमें जीएस पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और जो तैयारी नहीं अभी किए हैं, अभी शुरुआत किए हैं, तो उनके लिए जानकारी भरा वीडियो हो सकता है। तो दोनों के लिए फ़ायदा है। जो तैयारी अभी शुरू किए हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और एक एक क्वेश्चन पर आप सभी से चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से? तो दोस्तों सभी प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका चौथा आंसर सही होगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा किया जा सकता है। सामान्य रूप से संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पहली संघ की, दूसरी राज्य की, किंतु भारत में सिर्फ संघीय नागरिकता या एकल नागरिकता है। तो दोस्तों भारत में सिर्फ एकल नागरिकता होती है। भारत के पास जो भी नागरिक हैं उनके पास सिर्फ एक नागरिकता होती है कि वो भारत के नागरिक हैं, और इसमें अलग अलग नहीं होता है कि राज्य का अलग हो नागरिकता और देश का अलग हो, तो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो। तो दोस्तों ये दोनों इस प्रकार से सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एवं विधि सम्मत कार्य करने हेतु शिक्षित हो। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोस्तों ये एकल नागरिकता ही प्रदान करता है। अभी आप पहले क्वेश्चन में इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो दोस्तों भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम जो है संसद बनाता है, और इसको अनुमति देता है राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। तो दोस्तों ये है प्रशासनिक प्राधिकरण। खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतः निम्न समितियां नियुक्त की जाती हैं। कार्य समिति होती है, वित्त एवं विकास समिति होती है, शिक्षा समिति और समता समिति होता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में है। मूल अधिकारों में सम्मिलित है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 266 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी रिट, जिसे याचिका कहते हैं, प्रस्तुत की जा सकती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो यहाँ थोड़ा सा
आप कन्फ्यूजन हो सकता है आपके अंदर, क्योंकि हृदय और आत्मा संविधान का जो संवैधानिक उपचार होता है उसको भीमराव अंबेडकर ने कहा है, और आत्मा जो है माना गया है, सिर्फ आत्मा अगर मानने की बात हो तो वो प्रस्तावना को माना गया है। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। आप संपत्ति जमा करने का अधिकारी नहीं हो सकते हैं कि भैया हम संपत्ति जमा करें, तो इसका आपको अधिकार देश में नहीं है। और बाकी सबका है। समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्याख्या देख लीजिए। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों के रूप में निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में यह संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 300 का में इसे एक विधिक अधिकार के रूप में संविधान में समाविष्ट किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो पहले 7 था, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है तो अब इस समय सिर्फ 6 हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो देख लेते हैं बारी बारी से। समता का अधिकार अनुच्छेद 1418 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में अनुच्छेद। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों संसद। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है तथा सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है कि वो फिर से देख सकता है। जो संविधान में संशोधन हो या कोई नया नियम बनता है तो कोर्ट जो है उसको जांच सकता है, परख सकता है, देख सकता है। इस संकल्पना को सर्वप्रथम 1973 में केशवानंद भारती मामले में प्रस्तुत किया गया। तो जो है प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी कर सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये है संसद के पास। संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया। देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना है संविधान के भाग 4 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपके पेपर में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस में है, किस भाग में है? तो 4 में है। सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि में इन तत्वों का अवश्य ध्यान रखा जाता है। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो दोस्तों 4, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है वही है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? तो वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए। इस हेतु संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 समर्पित है, जिसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। दोस्तों इसी के माध्यम से आज राजनीतिक पार्टियां बहुत बड़ी खेल करती हैं, जो फ्री का हर चीज़ बांटने में जुटे हैं। सब्सिडी जो हमको मिलती है और जो सुविधाएं मिलती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या फिर और फालतू की चीज़ें मिलती हैं, पेंशन और सब। देखिए अन्यथा मत लीजिएगा। पेंशन मतलब जो 2-2, 3-3 रुपये बांटते हैं बेवजह की, ना पाने वाला खुश है ना देने वाला खुश है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही ये सब कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ही कुछ भ्रष्ट योजनाएं भी डाल दी जाती हैं, जिससे समाज का और देश का दोनों का नुकसान है। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ गोवा में अभी तक लागू है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये 44 में है। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसका प्रयोजन क्या था? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना।
42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ये संख्या में कुल 11 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये कर्तव्य विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता पहुँचाते हैं। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों ये है स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के द्वारा जोड़ा गया था। व्याख्या देख लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, को जोड़ा गया है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग, तो दोस्तों ग्राम होता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा, इतिहास के क्षेत्र में ख्यात प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन एवं आपातकालीन उपबंध आयरलैंड के ही संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में समान कानून का विधान है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 16 में। भारत के संविधान में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है। यह एक मूल अधिकार है, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों का संकल्पना ग्रहण की है? तो मूल अधिकार जो है लिया गया है USA से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र से प्रेरित है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से तीनों सही हैं। भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं से ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपका GS धीरे धीरे मजबूत होता रहेगा। बस आपको करना कुछ नहीं है। अगर देखने का मन है वीडियो तो देखिए, नहीं तो ऐसे चला कर रख दीजिए और सुनते रहिए। सिर्फ आपके दिमाग में बातें थोड़ी थोड़ी घुसती रहेंगी और धीरे धीरे आपका GS पोर्शन मजबूत होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप को अच्छी स्थिति में महसूस करेंगे। मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों ये की गई है संविधान की चौथी अनुसूची में। मूल संविधान के भाग 4 में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व, इसको आप बढ़िया से पढ़िए क्योंकि आपके पेपर में बराबर पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन। यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, इसको आप जान लीजिए। भारतीय संविधान का यह भाग आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आपके पेपर में आया है, तो इसको ध्यान में रखिए। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 17वें अनुच्छेद में। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है, ठीक है। आप लोग छुआछूत से दूर रहिए और यही कहा गया है अनुच्छेद 17 में कि आप लोग किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यही है इस क्वेश्चन का सार। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो दोस्तों मान्यता प्राप्त करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30, अनुच्छेद भी ये सब इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।
अनुच्छेद 30 में मान्यता प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो दोस्तों ये है सुरक्षा, कृषि है, जेल है, सिंचाई है, लेकिन सुरक्षा राज्य की सूची में नहीं आता है, ये केंद्र की सूची में आता है। केंद्र की जिम्मेदारी है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। ये है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ सरकार और संघीय संसद की अनन्य अधिकारिता है। राज्य सूची पर राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की अधिकारिता है तथा समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों की अधिकार हैं। समवर्ती सूची में दोनों की मान्यता होती है। केंद्र भी कल्याणकारी योजनाएं कर सकता है और राज्य भी। कृषि, जल और सिंचाई राज्य सूची के विषय हैं, जबकि सुरक्षा संघ सूची का विषय है। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रिटों में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण लेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है परमादेश। व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय 5 रिटें जारी करती हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है प्रतिषेध। ये सभी रिटें मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने हेतु ही जारी की जाती हैं, किंतु परमादेश के अतिरिक्त अन्य रिटें विशेष अधिकारों से संबंधित है, जबकि परमादेश के अंतर्गत मौलिक अधिकार से जुड़े अन्य मामलों में भी रिट की जा सकती है। अतः उपरोक्त विकल्पों में परमादेश ही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, दोस्तों ये किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के द्वारा तथा अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, अर्थात ऑप्शन 4 सही है, ए और बी दोनों ही सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। इन्हें मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के द्वारा यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 द्वारा यह अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय जो है 226 अनुच्छेद के अंतर्गत करता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है 32 अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सुनिश्चित करता है। व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण व प्रतिषेध की रिटें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। इनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट का संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने से है। इसमें अवैध रूप से बंदी को व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। तो ये किया गया है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों की समावेश का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में है। भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में क्या बताता है? तो दोस्तों बताता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे ये पूछा जाएगा किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। तो ये सब आप लोग बढ़िया से इसको तैयार करिए। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में है। इसके प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में समाहित है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान का यह भाग आयरलैंड से लिया गया है, जो आपको बार बार बताया जा रहा है और ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके माध्यम से अपने आप को फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने दोस्तों को ये सब बातें दिखा सकते हैं, उनको भी फ़ायदा हो सकता है। अपने छोटे भाई बहन अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी दे सकते हैं ये मटेरियल।
और आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, किस तरीके क्वेश्चन चाहिए, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है उसके बारे में बताइए। अगर हमारे लायक रहेगा समाधान करने में तो हम ज़रूर समाधान करेंगे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को निर्देशित करता है कि वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों को लिए सुनिश्चित करे। दोस्तों बगल में बारात आई है, बहुत पटाखे छूट रहे हैं तो थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों ये दिए गए अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था बलवंत राय समिति की द्वारा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटी मोटी परीक्षाओं में तो ऐसे ही दे देते हैं, ज़बरदस्ती इसको ठूंस देते हैं और कई बार आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान में आप रखिए। फिर आ सकता है, तो इसका व्याख्या देखेंगे। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ही ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो दोस्तों संघवाद का भी प्रभाव है, संसदीय लोकतंत्र का भी प्रभाव है, नियोजन का भी प्रभाव है। तो कहने का मतलब तीनों सही हैं। व्याख्या क्या है? भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र तथा नियोजन आदि सभी का प्रभाव है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर की। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम 21 वर्ष जो अनुच्छेद 343 में होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 84 में है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी अनुच्छेद 84 में ही दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये है संपत्ति कर। ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। संपत्ति पर कर केंद्रीय सरकार ही लगा सकती है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये भी है मौलिक अधिकार। लेकिन सभी पुरुषों और महिलाओं में समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार नहीं है, ये आपके मौलिक अधिकार में नहीं आता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। और सभी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत आता है। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? तो दोस्तों प्रदान किया गया शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? तो दोस्तों ये होता है निर्वाचन आयोग को कानूनी अधिकार होता है। उपयुक्त संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं में से निर्वाचन आयोग के पास कानूनी अधिकार है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 51 में। मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों आता है निर्वाचित होने का अधिकार। निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। इस अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक चुनाव में निर्वाचित होते हैं। चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न से किसे इंगित करता है? तो दोस्तों प्रेस तथा समाचार पत्र को करता है। चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 4 स्तंभ हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका तथा चौथा स्वतंत्र प्रेस व समाचार पत्र। लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि आजकल
ये सब बेईमानी चीज़ें हैं सर, सिर्फ किताबों में है। और ना ही कोई प्रेस ईमानदार है, ना कोई ही समाचार पत्र, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। जहाँ उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उन्हीं का राग गा रहे हैं, चाहे जो हो। बस इतना ही जानिए और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सब अपने स्वार्थों में मस्त हैं बस। और आगे देखते हैं। आधुनिक उदार लोकतंत्र में फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। स्वतंत्र तथा सशक्त व प्रेस लोकतंत्र का रक्षक तथा सजग प्रहरी माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है और मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के ये वीडियो काम आएगा। आपके पेपर में क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, तो आप लोग इनको हल्के में मत लीजिए, इनको कायदे से तैयार करिए, इन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत शब्दों के हेर फेर के साथ यही सब क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आते हैं और आप चूक जाते हैं इन सब चीज़ों को हल्के में लेकर। तो दोस्तों, अभी से आपको नमस्कार बोलता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर दे के जाता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विचार की अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा करने, कहीं भी बस जाने, व्यापार करने तथा समुदाय संगठन बनाने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस अनुच्छेद 19 में यद्यपि प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में प्रेस की स्वतंत्रता को विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 में निहित माना है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आपके यार मित्र, इष्ट मित्र, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार ज़रूर दीजिए सब्सक्राइब कर। तो ठीक है, नमस्कार।